आया, आज का जो सेशन है उसका नाम है द टॉपर, और इस सेशन की थीम है, मैं 3 प्रकार के स्टूडेंट से मिला। एक वो थे जो बहुत मेहनत करते थे तब जाके उन्हें सफलता मिलती थी, दूसरे वो थे जो कंपैरेटिवली कम मेहनत करते थे फिर भी उन्हें सफलता मिल जाती थी, और तीसरे वो थे जो बहुत मेहनत करते थे फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। तो इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने केस स्टडी किया, इनसे लगातार बातचीत की, और बातचीत करने के बाद एक केस स्टडी तैयार की, जिस केस स्टडी का नाम है द टॉपर। क्या नाम है? 40 मिनट में मैं ये केस स्टडी आपसे शेयर कर दूंगा। यहां पे टॉपर को अब्रीविएशन के रूप में यूज किया गया, हर लेटर का अपना मतलब है। आप में से कई बच्चे होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे, मेरा सेशन अटेंड कर चुके होंगे। लास्ट ईयर में आपके बीच में आया था, स्मार्ट एजुकेशन के बारे में बात की थी, जहां पे पीटर की कहानी के बारे में बताया था। एक बच्चा था जो ग्राउंड के सारे चक्कर नहीं लगाता था, एक ही जगह खड़े होकर 10 चक्कर लगा लेता था। मैग्नेटोग्राफी, आर्ट ऑफ लिसनिंग, रिस्पेक्टोलॉजी के बारे में बात की थी लास्ट ईयर। ऐसे ही इस बार का जो टॉपिक है उसका नाम है टॉपर। टॉपर में हर लेटर का अपना मतलब है। 40 मिनट में मैं हर लेटर के मतलब से आपको रूबरू करा दूंगा। लेकिन अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैम मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू वेरी क्लोजली। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। कितने प्रकार के? ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब है जब मैं शांत होऊंगा उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। 3 प्रकार के लिसनर होते हैं, कॉन्शियस लिसनर, पार्शियल कॉन्शियस लिसनर और अनकॉन्शियस लिसनर। कौन कौन से होते हैं? कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस एंड अन। इसे शॉर्ट में बोलते हैं CPU लिसनर। क्या बोलते हैं? C कॉन्शियस लिसनर, P पार्शियल कॉन्शियस लिसनर, U अनकॉन्शियस। जब मैं यहां पर आया, मैम मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं आप सबको बड़े गौर से देख रहा था कि आप किस प्रकार के लिसनर हैं। इसको समझने के लिए मैं बड़ी आसान शब्दों का प्रयोग करता हूं। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, हर व्यक्ति 2 प्रकार से बातचीत करता है। एक होता है एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन, जैसे प्रियांशी आप टीचर से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, उस प्रकार की बातचीत को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन। जब हम किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल शांत होते हैं, दुनिया की नजरों में हम शांत होते हैं, लेकिन हमारी बातचीत तो लगातार चलती रहती है, दूसरों से बंद हो जाती है। किससे स्टार्ट हो जाती है? खुद से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं इंटरनल कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एक एक्सटर्नल, दूसरा। अगर हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में होता है, जैसे आप आचार्य पवन को सुन रहे हैं, आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन अभी इसी सभागार में है। आप टीचर के लेक्चर को सुन रहे होते हैं, आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन क्लासरूम में होता है। आप मूवी देख रहे होते हैं, आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन केवल मूवी से रिलेटेड होता है। अगर आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में होता है तो आप माने जाते हैं कॉन्शियस लिसनर। क्या माने जाते हैं? लेकिन प्रियांशी, कई बच्चों का इंटरनल कॉन्वर्सेशन बीच बीच में पास्ट में चला जाता है घूमने के लिए, बीच बीच में फ्यूचर में चला जाता है घूमने के लिए, फिर प्रेजेंट में आ जाता है, फिर चला जाता है। तो इस प्रकार के लिसनर को बोलते हैं पार्शियल कॉन्शियस लिसनर। और तीसरी कैटेगरी भी होती है जो अभी यहां पर भी है, मेरे सामने तो बैठी है, उसके कान तो यहां पर है, लेकिन इंटरनल कॉन्वर्सेशन यहां पर नहीं है। दे आर कंसीडर्ड एज एन अनकॉन्शियस लिसनर। 40 मिनट के सेशन में मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि दुनिया गलतफहमी में जीती है कि हमारे कान सुनते हैं। प्रियांशी, कान नहीं सुनते हैं, इंटरनल कॉन्वर्सेशन सुनता है। जिस वक्त हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन इस हॉल से बाहर जाता है, उसी वक्त हमारे कान मजबूर और बेबस हो जाते हैं और सुनना बंद कर देते हैं। 40 मिनट के सेशन में मैं बार बार ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कान नहीं सुनते हैं, इंटरनल कॉन्वर्सेशन सुनता है। ये बच्चा खड़ा हो जाए जो ऐनक पहने हुए। क्या नाम है बच्चे आपका? यश। यश, मैंने कितने स्कूल्स में सेशन किया है अभी तक? आप नहीं बता पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बता पाओगे, क्योंकि मुझे श्राप मिला है, मैं जिससे भी पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। और इससे मैं अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा कि कान नहीं सुनते हैं, इंटरनल कॉन्वर्सेशन। आपके आंखों के मूवमेंट मुझे चीख चीख के बता देते हैं कि आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन अभी प्रेजेंट में है या
नहीं, मैं उसी बच्चे से सवाल करूंगा और पहले से बता दूंगा कि ये बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। आप पूछना क्यों नहीं दे पाएगा, मैं बताऊंगा क्योंकि कान नहीं सुनते हैं। कौन सुनता है? और जब मैम मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी उस वक्त इसका इंटरनल कॉन्वर्सेशन यहां पर नहीं था। तो मेरे 40 मिनट के लेक्चर में आप सोचते हैं कि यहां पर बैठकर समय गुजार लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में रहने वाले हैं, क्योंकि आपके आंखों के मूवमेंट मुझे चीख चीख के बताएंगे कि आप कॉन्शियस लिसनर है या पार्शियल कॉन्शियस लिसनर है या फिर अनकॉन्शियस लिसनर है। और मैं उसी बच्चे से सवाल करूंगा जिसके आंखों के मूवमेंट मुझे इंडिकेशन देंगे कि आचार्य पवन मुझसे पूछिए, मैं आपका टेस्टिमोनियल बनने के लिए तैयार हूं। बैठ जाइए। यस, दोबारा से भी पूछ सकता हूं। शुरू करता हूं आज का सेशन। थीम मैं बता चुका हूं और सेशन का नाम है टॉपर। एक कहानी से शुरू करता हूं। एक यूनिवर्सिटी ने यस डिसाइड किया कि वो अपने यहां के 20 टॉपर्स स्टूडेंट को एजुकेशनल टूर पर भेजेंगे। हर सब्जेक्ट का टॉपर बच्चा था। 7 दिन का एजुकेशनल टूर था। चौथे दिन उन बच्चों को नाव में बैठकर ट्रेवल करना था और नाव से एयरपोर्ट पहुंचना था, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी थी। नाव का रिपोर्टिंग टाइम था 9 AM, लेकिन सभी टॉपर बच्चे 30 मिनट लेट हो गए। जब लेट हुए, नाव में बैठ गए, तो नाव चलाने वाला जो व्यक्ति था वो देखने में बुजुर्ग था, अनपढ़ लग रहा था। सभी होशियार बच्चे कहते हैं कि नाव तेज चलाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण हम डूब जाएंगे। प्रियांशी, जो 11-12 का स्टूडेंट होता है वो गलती खुद करता है। जैसे अभी कुछ बच्चों का झगड़ा हुआ, कोई भी बच्चा अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम गलती खुद करें और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। बच्चे कहते हैं तेज चलाओ, नहीं तो हम तुम्हारे कारण लेट हो जाएंगे। मैंने कहा वो बुजुर्ग था देखने में, लेकिन वो इंसानियत का प्रतीक भी था। उसने बात सुनी और नाव को तेज चलाना शुरू कर दिया। जब नाव तेज चलने लगी प्रियांशी, टाइम भी कवर हो गया। जब टाइम कवर हुआ तो सभी बच्चे रिलैक्स हो गए कि अब तो फ्लाइट तक पहुंच जाएंगे समय पर। अब जब वो रिलैक्स हुए तो वो थोड़े इनडिसिप्लिन में भी आ गए, थोड़ा मजाक, थोड़ी मस्ती करने लगे। जब वो मजाक, मस्ती, इनडिसिप्लिन में आए तो नाव चलाने वाले ने सबको टोका कि बच्चों ये नाव पुरानी है, बी इन डिसिप्लिन, नहीं तो नाव डूब सकती है। मुझे ऐसा लगता है प्रियांशी, जब भी हमारी सफलता की नाव थोड़ी सी डगमगाती है तो टीचर या माता पिता हमें टोक देते हैं। ऐसे ही उस नाव चलाने वाले ने उसको टोका, लेकिन हम भी कहां किसी की सुनते हैं, तो उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी। बल्कि कईयों बार तो टोकना हमें इतना खलने लगता है कि हम मन ही मन उसके बारे में गलत परसेप्शन बना लेते हैं। ऐसा ही उन बच्चों के साथ हुआ। उन्होंने, अच्छा इसने मुझे टोक दिया, हम होशियार बच्चों को टोक दिया, चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो टीचर हमें टोक देता है तो हम भी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी का टॉपर बच्चा उस बुजुर्ग के पास जाकर पूछता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? वो तो प्रियांशी बुजुर्ग था, देखने में अनपढ़ था, उसे क्या मतलब था कि साइकोलॉजी क्या होती। वो कहता है ये क्या होती है साइकोलॉजी। सभी होशियार बच्चे हंसने लगते हैं, तुम्हें साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता, तुम्हारा जीवन खराब है इसीलिए तुम जीवन में ग्रो नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। सभी होशियार बच्चे तालियां बजाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी का टॉपर बच्चा जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन करेगा, फिर से वही सवाल, वही तालियां, वही मजाक। फिर जियोलॉजी का टॉपर बच्चा जाएगा। ऐसे करके एक एक करके सारे के सारे बच्चे उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाएंगे। वो इनडिसिप्लिन में थे, मौज मस्ती कर रहे थे, नाव पुरानी थी इसलिए नाव में एक छेद हो गया। जब नाव में छेद होगा तो नाव में पानी भरेगा, जब नाव में पानी भरेगा तो नाव डूबेगी। जब नाव डूबने लगी तो वो बुजुर्ग खड़ा होता है और सभी होशियार बच्चों से पूछता है, टेरोलॉजी आती है? वो होशियार बच्चे कहते हैं ये क्या होता है? कहता लगा अपनी साइकोलॉजी, लगा अपनी सोशियोलॉजी, लगा अपनी जियोलॉजी,
किनारा है दूर, पानी है गहरा। अगर अपनी जान बचाना है तो तैरोलॉजी आना लाजमी है। वो सभी होशियार बच्चे हाथ जोड़ते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने आपका मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दो। जब भी यश हम रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, हमारा एटीट्यूड ठीक ऐसा ही होता है। हम अंदर ही अंदर से दिखावा करते हैं कि बस एक बार माफी मिल जाए, हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। लेकिन जिस वक्त हम पकड़े जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है। एक बार हमें मौका दे दो, हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे, आगे चल के किसी बड़े बुजुर्ग का मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने कहा था वो बुजुर्ग इंसानियत का प्रतीक था, और अब मुझे लगता है कि वो जरूर कहीं पे टीचर रहा होगा, क्योंकि ये टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आप कितना भी मजाक उड़ा लें पीठ पीछे, लेकिन फिर भी ये आपकी सफलता की नाव को हमेशा मंजिल तक पहुंचाने में लगा रहेगा। उस बुजुर्ग ने उन सबकी बात सुनी, किनारे पर ले गया और सबकी जान बचा दी। जब सबकी जान बची तो होशियार बच्चों का टोला, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे कॉन्शियस लिसनर है। एक बार चेक कर लेता हूं कितने बच्चों को टूर पर भेजा था, कितने दिन का टूर था, नाव में किस दिन बैठना था, रिपोर्टिंग टाइम क्या था, लेट कितना हुए, सबसे पहले किस सब्जेक्ट का स्टूडेंट गया, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। चलिए वेरी गुड। मैं बार बार, अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा जिससे मैं, क्योंकि अभी आपकी आंखों के मूवमेंट मुझे बता रहे हैं कि हाँ आप कॉन्शियस लिसनर हैं। मैं कोई ढूंढ रहा हूं जिससे सवाल पूछने का मौका मुझे मिल जाए। मैं लगातार सर्च में हूं। किनारे पे पहुंच गया, किनारे पे जाके सभी होशियार बच्चों का टोला उसके पास पहुंचा और पूछता है कि ये तैरोलॉजी क्या होती है। कमाल की बात, मुझे ऐसा लगता है मेरे 40 मिनट के लेक्चर का प्रियांशी क्रक्स ये आने वाले 2 मिनट होने वाले हैं। ये तैरोलॉजी क्या होती है, होशियार बच्चों ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुरा के कहता है कि मैं देखने में बुजुर्ग हूं, लेकिन आप देखने में अनपढ़ लगता हूं। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूं और पीस ऑफ माइंड के लिए एकांतवास में रहकर नेचर के पास अपना जीवन यापन कर रहा हूं। वो बुजुर्ग कहता है कि 15 साल स्कूल में बिताने के बाद, कुछ साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बावजूद अगर टाइम पर आना नहीं सीख पाए तो याद रखना कि यह डिग्री दीवार पर टांगने के काम आएगी, नौकरी या सफलता नहीं दिला पाएगी। हिंदुस्तान में लगातार पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिग्रियां तो हैं लेकिन उन्होंने स्कूल में सीखा क्या। वो बुजुर्ग कहता है कि 15 साल स्कूल में गुजारने के बाद, कुछ साल यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद अगर डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा तो ये डिग्री केवल दिखाने के काम आएगी, सफलता नहीं दिला पाएगी। अगर स्कूल में रहने के बावजूद, घर पे यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद अगर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सीखा तो वो जो भीड़ है पढ़े लिखे बेरोजगारों की, उसमें भी आपका वेलकम होने लगेगा। बुजुर्ग मुस्कुरा के कहता है, टेरोलॉजी इज अ वर्ड विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम टोकोलॉजी। आप सभी को बोलना पड़ेगा, टेरोलॉजी इज अ वर्ड विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम टोकोलॉजी। एक विज्ञान है जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता लेकिन सिखाया जाता है, हर पल सिखाया जाता है। जब भी लेट हुए टोका गया, अगर डिसिप्लिन को तोड़ा टोका गया, अगर गंदगी फैलाई तो टोका गया, अगर डाइट अच्छी नहीं की, अगर मैदे से बनी हुई चीजें फास्ट फूड खाते गए और स्पोर्ट्स का सपना देख रहे हो तो टोका गया। अगर उस टोकने से अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं हुआ तो फिर डिग्री दिखाने के काम आएगी, सफलता नहीं दिला पाएगी। वो बुजुर्ग कहता है, सफलता की मेरिट का एक फॉर्मूला होता है, यश। मेरिट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। क्या है फॉर्मूला? x1 एकेडमिक्स के मार्क्स हैं, आपके मैथ्स के मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी के मार्क्स हैं, सोशियोलॉजी के मार्क्स हैं, और x2 टीचर्स के टोकने के कारण बिहेवियर में जो बदलाव आता है, इंप्रूवमेंट आता है, उसके
मार्क्स होते हैं। बच्चा x1 के ऊपर काम करता रहता है, लेकिन टीचर और माता पिता के टोकने को इग्नोर करता रहता है। मैंने कहा मैंने 3 प्रकार के स्टूडेंट के ऊपर काम किया है। तीसरा वो स्टूडेंट था जो बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसे सफलता नहीं इसलिए मिली क्योंकि सफलता की मेरिट का तो फॉर्मूला होता है प्रियांशी, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 तो उसने अच्छा कर लिया, लेकिन टीचर के टोकने के बावजूद उसने कुछ सीखा नहीं। आप कहते हैं कि खराब किस्मत, मुझे लगता है x2 के कम मार्क्स। आपको x2 के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इस प्रताप मेमोरियल स्कूल में x2 के ऊपर लगातार काम किया जाता है। मैं पिछले 7 सालों से लगातार यहां पर आता हूं और लगातार ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन कोविड के बाद टोकोलॉजी थोड़ी सी खलने लगी है, थोड़ा सा बुरा लगने लगा है। टीचर टोक देते हैं तो हम उसे दिल पे ले जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि सफलता की मेरिट का फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। x2 के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये केवल एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं तो भी आपको, स्पोर्ट्स में तो मुझे ज्यादा लगता है कि x2 इतना ज्यादा कीमती है कि x2 ही सफलता डिसाइड करता है। जो टीचर या कोच टोकते हैं, जो माता या पिता टोकते हैं, वो एक विज्ञान है, बिहेवियर इंप्रूवमेंट का वो विज्ञान है। अगर वो नहीं सीखा तो x2 के मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर x2 के मार्क्स कम हुए तो फिर सफलता दूर की चीज बन के रह जाएगी। x2 के ऊपर काम करना पड़ेगा। x2 के ऊपर काम करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है। x2 जो विज्ञान है वो इनडायरेक्टली सिखाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। आपको पेरेंट्स और टीचर्स के प्रति पॉजिटिव परसेप्शन रखना है। क्या रखना है? स्कूल के प्रति भी। मुझे ऐसा लगता है 3 डायमेंशन से हम ये विज्ञान सीखते हैं, स्कूल, माता पिता और टीचर्स। इन तीनों के प्रति अगर पॉजिटिव परसेप्शन होगा तभी टोकना अच्छा लगेगा और हमारे बिहेवियर में बदलाव आएगा। अगर इन तीनों के प्रति पॉजिटिव परसेप्शन नहीं हुआ तो फिर टोकोलॉजी में हम पिछड़ जाएंगे। इज इट ओके? समझ में आ रहा ना मेरी बात? स्पोर्ट्स वाले भी ध्यान रखें, जो कोच आपको टोकते हैं वो क्या साइंस है उसके पीछे। पढ़ाई वाले भी ध्यान रखें, जो माता पिता, टीचर्स, कोच टीचर्स जो टोकते हैं उसके साइंस को समझे। तो टी का मतलब है टॉपर में टोकोलॉजी। क्या मतलब है? टोकोलॉजी इज अ साइंस जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। सफलता की मेरिट का फॉर्मूला है x1 x2 के ऊपर काम करना पड़ेगा। आचार्य पवन, जैसे आपने कहा कि आप पिछले 7 सालों से स्कूल में विजिट कर रहे हैं, तो आपको भली भांति मालूम होगा कि x2 के ऊपर यहां पर बहुत काम होता है। आचार्य पवन, मेरी पर्सनल दिक्कत है कि मेरे को x2 में दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत तो x1 में है। आचार्य पवन, पढ़ने की इच्छा नहीं होती अंदर से। जब कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा होता है और धमकी देता है कि किताब उठा नहीं तो गोली चला दूंगा, तब तो जाके आचार्य पवन में किताब उठाता हूं, नहीं तो किताब उठाने की इच्छा ही नहीं होती है। आचार्य पवन, आपने कहा कि सफलता की मेरिट का फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। x2 के ऊपर मैं काम करूंगा, लेकिन आचार्य पवन, x1 के बिना भी तो काम नहीं चलेगा। x1 को कैसे सही किया जा सकता है मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? इसके लिए एक पुरानी कहानी पे जाना पड़ेगा। हम सभी ने सुना होगा खरगोश और कछुए की कहानी। सुना है आपने? मैंने भी इस कहानी को सुना और मुझे लगा, वैसे ये कहानी एक बार रिपीट करते हैं। कौन जीतता है लास्ट में? कछुआ जीतता है। खरगोश हार जाता है क्योंकि खरगोश बीच रेस में दौड़ते दौड़ते और उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में था। इज इट ओके ना? कहानी यही सुनी आपने, मैंने भी यही सुनी। लेकिन जब मैंने प्रियांशी साइकोलॉजी की स्टडी किया तो मालूम चला कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो ब्रेन में केमिकल चेंजेज होते हैं उसकी वजह से नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट होता है।
तो खरगोश के नींद आने के पीछे कारण शायद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं लगा। मैंने इस कहानी के जड़ तक जाने की कोशिश की, फिर मुझे मालूम चला कि असल में खरगोश को नींद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं आई, कारण और कुछ था। मैं बताता हूं, खरगोश ने खुद वो कारण बताया। असल में इस कहानी में 2 कैरेक्टर नहीं है, इस कहानी में 5 कैरेक्टर थे। 2 आपने सुने हैं, खरगोश और कछुआ। 3 कैरेक्टर और हैं इस कहानी में, एक फादर ऑफ रैबिट है, एक फादर ऑफ टॉर्टोइज है और एक रिपोर्टर फॉक्स भी है। रिपोर्टर फॉक्स ने इस कहानी की रिपोर्टिंग की थी, इस दौड़ की रिपोर्टिंग की थी और लास्ट में एक आर्टिकल लिखा था, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। और इसी आर्टिकल में एक लाइन थी कि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सो गया, लेकिन असल में उसके नींद के पीछे ओवर कॉन्फिडेंस कारण नहीं था। इस कहानी को मैंने बड़ी गौर से पढ़ा, सुना और रिवाइज किया, तो मालूम चला कि रेस हुई थी। आपने भी देखा, रेस हुई थी। रेस में खरगोश बीच में सो गया। जब वो सो गया तो बड़ा उदास हुआ, जब जागा तो वो हार गया और हारते हुए रोते हुए घर पर पहुंचा। जब घर पे पहुंचा चीख चीख के रोने लगा तो उसके पिता ने उससे कहा, बेटे मैं तेरी रेस को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था, तेरी हार का कारण कोई और नहीं है, तेरी हार का कारण तू खुद है। और जब खुद की गलती की वजह से हारते हैं तो रोते नहीं है, प्रायश्चित करते हैं, गलतियों का पता लगा के उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। खरगोश रोते हुए बोलता है, हाँ पिता मैं अपनी गलती की वजह से हार गया। पिता कहता है, मैं गौर से तेरी रेस को देख रहा था, तेरी दौड़ने की इच्छा नहीं थी। खरगोश कहता है, हाँ पिता मेरी दौड़ने की इच्छा नहीं थी। क्यों नहीं थी? पिता ने पूछा। जवाब दिया खरगोश ने, ध्यान से सुनिए। खरगोश ने कहा कि जब दौड़ने के लिए मैं पैर को आगे बढ़ाता था तो मेरा पैर मेरे दिमाग से पूछता था कि इस पैर को आगे बढ़ाने से हासिल क्या हो जाएगा, और मेरा दिमाग उस पैर को जवाब नहीं दे पाया, जिस कारण मेरा पैर चलना बंद हो गया और मुझे नींद आ गई। मुझे लगता है कि जब भी आप किताब उठा के पढ़ने के लिए बैठते हैं तो किताब के पन्ने के ऊपर छपा हुआ काला अक्षर आपसे पूछता है कि मुझे पढ़कर तुझे क्या हासिल हो जाएगा, क्या तेरे जीवन में बदल जाएगा। अगर दिमाग उस काले अक्षर को जवाब नहीं दे पाया तो ठीक जो खरगोश के साथ हुआ था वो आपके साथ होगा। खरगोश की रेस में सो जाने का कारण ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑब्जेक्ट लेस रेस था। क्या था? ऑब्जेक्ट लेस रेस। जो बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में इच्छा नहीं होती, तो मुझे लगता है अक्षर पूछता है, अगर उसे जवाब नहीं दोगे तो इच्छा नहीं होगी। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स की, सुबह जल्दी नहीं जाग पाते, तो मुझे लगता है कि शरीर दिमाग से पूछता है कि जल्दी जाग कर क्या हासिल हो जाएगा, दौड़ लगा के प्रैक्टिस करके क्या हासिल हो जाएगा। जब दिमाग जवाब देगा कि भाई ये हासिल हो जाएगा, तभी शरीर करने के लिए तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। खरगोश का रेस में सोने का कारण था ऑब्जेक्ट लेस रेस। हमारा पढ़ने की इच्छा ना होने का कारण है ऑब्जेक्ट लेस स्टडी। क्या कारण है? ऑब्जेक्ट लेस स्टडी। खरगोश के पिता ने कहा अब क्या करेगा, कल फिर से रेस लड़ाऊंगा। पिता ने कहा फिर से हार जाएगा। नहीं हारूंगा। क्यों नहीं हारेगा? पिता ने पूछा। क्योंकि पिता जब रेस में हार कर वापस आ रहा था तो ये जंगल का हर पेड़, हर जर्रा, हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। बड़ा फुर्तीला समझता था अपने आप को, बड़ा तेज मानता था। उस जानवर से हार गया जो ठीक से चलना भी नहीं जानता। उन्हें जवाब देना, उन्हें बताना है कि मैं वास्तव में कितना फुर्तीला हूं। अगले दिन प्रियांशी रेस हुई। क्या आप मानेंगे, उस दिन खरगोश नहीं सोया। क्यों नहीं सोया?
क्योंकि उसके पैर ने आगे बढ़ने से पहले सवाल पूछा कि मुझे आगे बढ़ाकर तुझे क्या हासिल होगा। उसने जवाब दिया, बेइज्जती का बदला लेना है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। टॉपर में टी का मतलब है, ओ का मतलब है। और मेरा आपके बीच में यहां आने का उद्देश्य है कि आज एक जवाब तैयार करें। जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो जवाब दें। जब भी आपका शरीर आपके दिमाग से पूछे कि ये प्रैक्टिस करके, ये ज्यादा मेहनत करके क्या मिल जाएगा, तो वो जवाब ढूंढे कि क्या मिल जाएगा। और जो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं वो किताब के ऊपर छपे हुए काले अक्षर को जवाब देने की तैयारी कर लें कि उन्हें पढ़कर क्या हासिल हो जाएगा। नहीं तो ना इस प्रैक्टिस करने में मन लगेगा, इच्छा होगी, ना डाइट प्लान फॉलो हो पाएगा, क्योंकि पेट भी सवाल करता है कि मुझे कम खिलाकर या अच्छी डाइट देके तुझे क्या हासिल हो जाएगा। जवाब नहीं दिया तो फिर इच्छा नहीं होगी। जवाब देना पड़ेगा और मेरे आने के बाद कम से कम वो जवाब तैयार कर लें। इज इट ओके? चलेगा ना? चलिए आचार्य पवन, दो चीजें समझ में आ गई। X2 समझ में आ गया। X1 के लिए आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होना चाहिए। आचार्य पवन, एक और दिक्कत होती है, जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में इधर उधर का बहुत ख्याल आता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बैडमिंटन हो गया या सिंगल इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें फोकस बहुत चाहिए होता है। तो आचार्य पवन, कईयों बार पढ़ाई में भी फोकस नहीं हो पाता और स्पोर्ट्स में भी फोकस नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है, मैं बताने वाला हूं। आप सुनना चाहते हैं? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। व्हाट्स योर नेम? रीतिका। रीतिका, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, फोकस क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं। अगर हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन किसी काम को करते वक्त, रीतिका, उसी से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं खेल रहा हूं और मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन केवल खेल के बारे में चल रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन पता है क्या होता है? खुद से करने वाली बातों को क्या कहते हैं? इंटरनल कॉन्वर्सेशन। किसी काम को करते वक्त अगर इंटरनल कॉन्वर्सेशन उसी काम से रिलेटेड होता है, चलता रहता है, तो कहते हैं उस काम में हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन है। और इंटरनल कॉन्वर्सेशन जिस मात्रा में रीत का स्विच होता रहता है, उधर जाता रहता है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों का सोशल साइट्स पर ज्यादा समय बीतता है, जो बच्चे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट लगातार चलाते रहते हैं, उनका इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में रहना कम हो जाता है। ये जो आर्टिकल था ये आप सभी को आगाह करने वाला था। मेरे इतने कहने के बाद वहां पर एक बच्चा पीछे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और मुझे मालूम है कि जरूर ये सोशल साइट्स पर बहुत समय बिताता होगा, तभी ये अभी मेरे इतने कहने के बाद भी फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में रहना खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चा सोशल साइट्स पर ज्यादा समय बिताता है, उस बच्चे का इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में रहना कम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस और कंसंट्रेशन कर पाए, तो आपको इंटरनल कॉन्वर्सेशन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि इंटरनल कॉन्वर्सेशन अगर प्रेजेंट में रहेगा तभी आपका फोकस या कंसंट्रेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले तो सोशल साइट से थोड़ी दूरी बनाएं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि वो मोबाइल से दूर रहते हैं, इसलिए ज्यादा फोकस कर पाते हैं। और मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं जिसका नाम है मेंटल वार्म अप। क्या नाम है? 40 सेकंड की एक्सरसाइज है। कितनी देर की एक्सरसाइज है? सिंपल, हमें आंखें बंद करके करनी है, लेकिन इसको करने का एक तरीका है। जितनी देर ऑक्सीजन को मैं इनहेल करूंगा, 1 काउंट करूंगा, जितनी देर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करूंगा, 2 काउंट करूंगा। स्पीड, काउंटिंग की स्पीड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेलिंग और एक्सेलिंग स्पीड से मैच कराना है। समझ में आ रहा ना मेरी बात? 20 तक काउंट करेंगे और ये काउंटिंग 40 सेकंड में खत्म होगी, क्योंकि जो आपकी उम्र है इसमें
1.5 से 2 सेकंड का समय लगाते हैं हम ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाने में, और 2 से 2.5 सेकंड का समय लगाते हैं लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। तो लगभग 40 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन रितिका, जब हम काउंटिंग करेंगे तो एक चीज होगी, हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन हमें काउंटिंग नहीं करने देगा। हमें कोशिश करना है अपने काउंटिंग को जिताने की। जो बच्चे सोशल साइट्स पे समय बिताते हैं उनका इंटरनल कॉन्वर्सेशन उन्हें काउंटिंग करने ही नहीं देता। आप कोशिश करो काउंटिंग को जिताने की। इज इट ओके? अब इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको अपने शरीर को स्थिर रखना है। क्या करना है? शरीर को स्थिर रखना है, क्योंकि इंटरनल कॉन्वर्सेशन सबसे पहले हमारी बॉडी के ऊपर करता है। हमें अपने शरीर को स्थिर रखना है। सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद कर लें। जो बच्चे अपने माता पिता से नफरत करते हैं वो खुली रख सकते हैं। जो प्यार करते हैं वो जरूर बंद करें। जिन्हें नफरत है वो खुली रख सकते हैं। उन्हें छूट दी जाती है, क्योंकि जब नफरत करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला आंखें बंद करके। शरीर को स्थिर रखें और काउंटिंग करना शुरू कर दें। नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर जिन बच्चों के सोशल साइट्स पर आईडीज हैं, हर सोशल साइट पे, वो आंख भी बंद नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरनल कॉन्वर्सेशन काउंटिंग को हराने का भरसक कोशिश करेगा। आपको काउंटिंग को जिताने का प्रयास करना है। नजर आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर काउंटिंग की स्पीड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड से मैच कराने का प्रयास करना है। शरीर को स्थिर रखें, क्योंकि इंटरनल कॉन्वर्सेशन जैसे ही हारने लगता है तो वो हमला कर देता है शरीर के ऊपर, जिससे काउंटिंग बंद हो जाए। नजर आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ देर विचार शून्य होने का प्रयास, मेंटल वार्म अप। शरीर को स्थिर रखें। नजर आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आंखों को खोल लें और मेरी तरफ देखें। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि सभी बच्चों ने इस एक्सरसाइज का नाम है मेंटल वार्म अप। क्या नाम है? ये एक्सरसाइज आपके इंटरनल कॉन्वर्सेशन को प्रेजेंट में रखने में मदद करेगी। 40 सेकेंड की है। क्योंकि ये मेंटल वार्म अप है तो इसको बोलते हैं प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? जो भी खिलाड़ी है फिजिकल वार्म अप के बाद 40 सेकंड का मेंटल वार्म अप करे, उसके बाद खेलना शुरू करे। जो भी पढ़ाई का खिलाड़ी है वो किताब उठाने के बाद पहले किताब के ऊपर छपे हुए अक्षर को जवाब दे, उसके बाद 40 सेकंड का मेंटल वार्म अप करे, क्योंकि ये मेंटल वार्म अप आपके इंटरनल कॉन्वर्सेशन को प्रेजेंट में रखने में मदद करेगा। और जब इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में होगा तभी रितिका कह सकती है कि मेरा फोकस है, मेरा कंसंट्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन कम है। समझ में आ रहा है ना? डबल पी का मतलब है प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन। क्या मतलब है? चलिए आचार्य पवन, ये 4 लेटर समझ में आ गए। टोपोलॉजी से शुरू किया आपने, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के ऊपर आए और लास्ट अंत में आपने बताया प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन। आचार्य पवन, एक और दिक्कत है, कईयों बार याद किया हुआ पेपर में भूल जाते हैं। और कमाल ये होता है कि पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से वो याद आ जाता है। क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन है, मैं बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? हमारा ब्रेन 1880 में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने बोला हमारा ब्रेन एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न का नाम है ICU। क्या नाम है? ICU।
इंटरेस्ट, आई का मतलब इंटरेस्ट, सी का मतलब कनेक्ट, यू का मतलब यूटिलिटी। इंटरेस्ट, कनेक्ट और यूटिलिटी। तो रिटेन करने के लिए ये पैटर्न मैच कराना पड़ता है, या आई मैच करानी पड़ता है, या सी। बार बार पढ़ते हो ना, बार बार रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो, तो पैटर्न का सी मैच हो जाता है, कनेक्ट मैच हो जाता है, या फिर यू मैच कराना पड़ता है। क्या मैच कराना पड़ता है? मैं हर साल आपको एक डायरी दे के जाता हूं, डायरी का नाम है, क्या नाम है, याद है किसी को? क्या नाम है? ब्रेन डायरी। क्या नाम है? अभी भी सभी को देके जाऊंगा, फ्री में देता हूं। मेरे रिलेशन ऐसे हैं इस स्कूल से कि मैं किसी यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करता हूं, वो डायरी पब्लिश करके देती है। अभी आप सभी को एक डायरी मिलने वाली, एक डायरी दीजिए मुझे। इस डायरी में 21 खाली पेज हैं। हर पेज पर 3 कॉलम हैं, ए, बी और सी। रात में सोने से पहले इस डायरी को उठाना है। हॉस्टलर्स को भी देके जाऊंगा, मैं सुबह सर से बात करूंगा कि वार्डन एक बार चेक कर ले कि बच्चे डायरी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। सभी बच्चों को देके जाऊंगा। रात में सोने से पहले इस डायरी को उठाना है और अपनी पढ़ाई की एंट्री करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की एंट्री की दिमाग के अंदर। टैली बना हुआ है, 6 AM, 6 AM, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, सारा का सारा बना हुआ है। अगर इस टाइम फ्रेम में कुछ पढ़ाई की है तो लिखना है, नहीं तो डिलीट, नहीं तो क्रॉस कर देना है। इज इट ओके? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अगर की है तो लिखना है, नहीं तो क्रॉस कर देना है। 21 खाली पेज है। कितने खाली पेज है? 21 खाली पेज है। तो क्या होगा, 21 दिन तक जब डायरी बनाएंगे तो 22वें दिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ब्रेन को पहले से ही लगेगा कि ये आज भी डायरी में लिखेगा, क्योंकि 21 दिन से लगातार लिख रहा है ना। इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला इस रिसर्च के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए 1904 में। तो इसी सिद्धांत पे ये डायरी आधारित है। और ई का मतलब है एमिंगोस इफेक्ट। क्या मतलब है? ई इफेक्ट बोलता हूं याद कराने के लिए। क्या बोलता हूं? ई इफेक्ट। क्योंकि जो पैटर्न है ICU, ये एमिंगोस ने दिया, हरमन एमिंगोस ने, इसलिए मैं इसे बोलता हूं ई इफेक्ट। ये डायरी बनाएंगे आप तो आपको जो रिटेंशन की दिक्कत है, याद किया हुआ पेपर में भूल जाते हैं, वो दूर हो जाएगी। अंत, आर, रिवीजन पैटर्न। क्या? रिवीजन। मैं एक मुहिम चला रहा हूं, सभी बच्चों से कहता हूं कि अपने रिवीजन के पैटर्न को थोड़ा सा ठीक करें। बिना किताब के रिवाइज करने की आदत। अभी किताब सामने होती है, नोट सामने होते हैं और रिवीजन करते हैं। हमें बिना किताब के, किताब 10 फीट की दूरी पर है, हम यहां पर बैठे हुए हैं और हम दिमाग में चीजों को दोहरा रहे हैं। बिना नोट्स के रिवीजन करने की आदत। छत पर टहल रहे हैं, किताब सामने नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड को पकड़ लिया, या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पकड़ लिया और एक एक एलिमेंट्स की वैल्यूज को रिवाइंड कर रहे हैं किताब के बिना। इसको बोलते हैं पैसिव रिवीजन। क्या बोलते हैं? किताब के साथ होने वाला रिवीजन एक्टिव रिवीजन, किताब के बिना होने वाला रिवीजन क्या? पैसिव। इस रिवीजन को थोड़ा सा करने की आदत डेवलप करो। इससे एक तो फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी, दूसरा रिकॉलिंग बहुत अच्छी होगी, पेपर के समय याद आएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो ये 6 लेटर में बताने के लिए आपके बीच में आया था। टी का मतलब ओ, डबल पी, ई इफेक्ट। क्या? आर, रिवीजन पैटर्न। ये जो सेशन था गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। मेरे बोलने के बाद आपका एक रिटेंशन चेक होगा। रिटेंशन चेक मतलब मैंने जो क्वेश्चन, जो आपको बातें बताई उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। किसी से पूछे नहीं, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद ही है, इसलिए दूसरों से नहीं पूछे। जो मैंने बोला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। और मेरे क्वेश्चन पेपर के बाद 5 मिनट के लिए सतंजय जी आपसे बात करेंगे। आचार्य पवन के नाम से मेरा YouTube चैनल है, अगर चाहें तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। मैं सुबोध सर के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आपको लिंक भी मिल जाएगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे शांत होने के बाद आप x2 की वैल्यू कम नहीं करेंगे। कई बच्चे अभी से करने लगे हैं x2 की वैल्यू कम। इस उम्मीद के साथ
कि मेरे शांत होने के बाद भी आप अपने x2 की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। पेपर